रिलीज था ना चुरा लिया का. See how this is how पंचम दा ब्यूटीफुल. भूपी जी ने बजाया हुआ है ये, एंड बजते ही मालूम पड़ता है ये गाना है चुरा लिया. यही मतलब रोमांस है ना इसमें, In the ये guitar, yeah, स्ट्रिंग्स का जो एक रोमांटिक वाइब्स है. अच्छा, अब पिछले पार्ट में हम लोगों ने बात की थी, मैंने आपसे लास्ट पूछा था कि पंचम दा का 5 नंबर्स को कनेक्ट, और आपने बोला था कुछ गाड़ी का कनेक्शन था. आप वो पार्ट बताइए कि हाँ. क्या हुआ. क्या मतलब एक अजीब बात है कि इसमें थोड़ा हंसने वाली भी बातें और थोड़ी अफसोस वाली भी बातें. क्या है कि जस्ट मतलब 15 डेज बिफोर ही पास्ट हुए उन्होंने मुझे ड्रॉप किया था. वो कई बार मुझे ड्रॉप करते थे और खुद गाड़ी चलाते थे, ड्राइवर को पीछे बिठाते आई थे. रिमेंबर इज हम लोग डुकर फीट बोलते हैं. करेक्ट. और ही यूज्ड टू जनरली प्रेफर टू ड्राइव विद वन हैंड, एक हाथ से चलाते थे एंड एक पैर ऊपर रखते थे. एंड मुझे याद है कि उन्होंने मुझे ड्रॉप किया तो हमेशा हम लोग का एक ये था, एक कस्टम था, एक गाड़ी से उतर के आई यूज्ड टू टेल हिम कुछ ना कुछ बात होती थी. जैसे उन्होंने उस वक्त कहा 1942 का ट्रैक आपको सुनाऊंगा, आप मेरीलैंड्स में जनवरी 8 या 10, मतलब ही सेड आई कंफर्म द डेट. तो आई सेड ओके ये वादा रहा. ये उनकी जो फिल्म की टाइटल है, वी यूज्ड टू ऑलवेज से, आई यूज्ड टू से ये वादा रहा. तो ये बोल के जैसे मैं निकला तो दादा पंचम दा वो आपकी गाड़ी का नंबर BMC 1139 है. अच्छा, एक तो बात ये है कि जो हम 5 की जिक्र करें, 1139 का टोटल 14 होता है, और 14 यानी 1 + 4 5, मतलब उनकी 5 कनेक्शन. गाड़ी का नंबर भी 5. अच्छा, और अभी एक और बात, इसकी मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ. मैंने पंचम दा को ऐसे ही मतलब कैजुअली कहा कि पंचम दा ये आपका जो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन है BMC, तो क्या इससे आपको फायदा होता है कि मतलब कहीं नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी की. तो वो सब तो मैंने सोचा नहीं, लेकिन पड़कोन मतलब वो हमेशा मुझे सरनेम से बुलाते थे. तुमने ये नहीं सोचा कि BMC का मतलब जो है बेस्ट म्यूजिक कंपोजर भी हो सकता है. तो मैं दंग रह गया कि इतना मतलब वो शार्प विटेड, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना हजर जवाबी. हाँ, तो कि BMC यानी बेस्ट म्यूजिक कंपोजर. तो उन्होंने कहा एक बार 1942 को रिलीज होने दो, फिर देखना क्या होता है. और देखिए क्या उनका ये मतलब जो उन्होंने कहा था वो सही निकला. इन 1994 व्हेन द म्यूजिक रिलीज्ड, he was the best music composer, he got the Filmfare Award, और हमेशा के लिए उनके नाम का एक न्यू टैलेंट के लिए एक अवार्ड इंस्टीट्यूट किया गया. बट बहुत बड़ी अफसोस की बात है कि पंचम दा वाज नॉट देयर टू सी ऑल दिस. बट आज मुझे इतना यकीन है कि हम सबको वो ऊपर से देख रहे हैं, हमको ब्लेस कर रहे हैं, और वो खुश हो रहे कि हम उनकी इतनी यादों की बारात जो है जारी है, एंड हमारे दिल में वो रहते हैं. I'm lucky because I played with him for 7-8 years, you know, the recordings, the films like Gurudev, you know, Vinod Mehra ji जो बहुत अच्छे गाने थे उसमें. Then उसके बाद में एक दोस्त करके पिक्चर थी, मिठुन चक्रवर्ती जी थे वो, and then इंद्रजीत, you know, the films, so many films. Unfortunately they were not very popular. But गाने हिट हुए थे. हाँ, गाने हिट हुए. But मुझे एटलीस्ट चांस मिला कि एक उनकी बड़ी हिट 1942 लव स्टोरी के अंदर मैं बजाया हुआ उनके साथ में, तो वो एक लगता है कि एटलीस्ट यू नो आई गॉट टू बी अ पार्ट ऑफ समथिंग रियली बिग. तो 1942 की कुछ आपको यादें, कुछ सुनहरी यादें या कुछ उस वक्त का कुछ एनेक्डोट्स याद है, कुछ सिचुएशन? सी आई रिमेंबर विनोद चोपड़ा जी बीइंग देयर एंड ऑल दैट, एंड द एक्चुअली ना होता क्या था कि सेशंस होते थे एवरी डे, है ना. हम लोग पंचम के साथ सिटिंग्स होते थे. हाँ, हमारे लिए सुबह एक गाना बजाया, शाम को एक गाना बजाया, हमें ये अंदाजा नहीं होता था कौन सा हिट कौन सा नहीं, बिकॉज हम लोग के लिए एक सेशन होता था, है ना. इट्स लाइक पंचम ने कितने सारे गाने किए. मैं सोचता मेरे डैडी को भी पूछता था कि आपको पता होता है कि गाना इतना बड़ा हो गया. नहीं, हम लोग तो एज अ सेशन म्यूजिशियन एवरी मॉर्निंग इवनिंग बजाते थे और निकल जाते थे, यू नो. और सब लोग अपनी अपनी मेहनत कर रहे थे, पंचम दा अपनी मेहनत कर रहे, सब लोग और करके निकल जाते थे गाने कर रहे जैसे. वो गाने की क्या किस्मत होती है, कहाँ से कहाँ जाता है और कल्ट बनता है, वो हमें बाद में मालूम पड़ता है. ओ फिर याद आता है, ओ जब बजा रहते थे अभी जैसे 1942, आई स्टिल रिमेंबर बापट जी संतूर पे, रमेश जी 12 स्ट्रिंग पे, मैं अकोस्टिक पे, एंड जरीना जी ऑन सरोद.
हम लोग स्ट्रोक सेक्शन, हम लोग को सिंगर्स रूम में एक जगह दी थी, लेकिन वो माइक लगा के हम लोग डब कर रहे थे उसको और सब. सो दोस काइंड ऑफ थिंग्स जब मैं गाना सुनता हूँ, इट जस्ट टेक्स मी बैक टू दैट एनवायरनमेंट ऑफ फिल्म सेंटर एंड एवरीथिंग. I'd like to share, you know, मेरा फर्स्ट रिकॉर्डिंग जब मैंने पंचमदा के साथ बजाया था, सो आई वाज कॉल्ड टू प्ले द बेस गिटार. अच्छा, इससे पहले कि मैं एक बताता हूँ, हमारे दोस्त हैं तुषार पाठे जो हम गिटारिस्ट हैं, तुषार पाठे, समीर पात्रपिकर, हम लोग जो कि कल्याण जी आनंद जी भाई के लिए बजाते थे तुषार जी के. सो हम लोग ना टैक्सी शेयर करके किसी और की रिकॉर्डिंग में जाके वापस आ रहे थे, हाँ? तो वापस आते वक्त हम लोग बात करते, यार किसी दिन पंचमदा का अगर कॉल आ गया एंड उनकी रिकॉर्डिंग के लिए ऐसे, तो so it was a wish, and you won't believe, after 2 days for the same recording he also got a call and I also got a, so you calling is like, अरे मुझे पंचमदा का कॉल है, मुझे भी आया. इससे बड़ी और क्या चीज मांग सकते थे हम लोग के, वैसे हो गया. And I was called on the bass, he was playing the acoustic, you know, and it was Jai Shiv Shankar film. Kakaji was producing it. Yes. And I think directing it also, I think so. Correct. And Dimple Kabadi ji was there in it, all that. So it was a Muhurat song of that film. And तो जो फिल्म सेंटर में जो मॉनिटर रूम होता है ना, तो स्पीकर्स हैं, एंड देयर वाज अ ह्यूज चेयर फॉर द बेसिस्ट, क्योंकि वो डायरेक्ट प्लग इन होता था हमारा बेस में से. सो आई वेंट इनसाइड एंड मैं गिटार लेके आया, मैंने मुझसे पंचमदा, मैं गया तो वो कुर्सी जो बेस, जिस पे बेस गिटार बजाते थे, पहले डैडी, फिर टोनी वास जी, फिर मैं बजा रहा था. तो मैं पहली बार मैं गया, मैंने जैसे ही गिटार रखने गया तो कुर्सी पे कैडबरीज रखी थी. अच्छा. तो मुझे याद आ गया, क्योंकि इससे पहले जब भी मैं डैडी को मिलने जाता था, मेरी सिस्टर और मैं, राजी, हम लोग डैडी को मिलने जाते थे स्टूडियो में और सब, तो जितनी बार जाता था तो रमेश बैल जी और पंचमदा हम लोगों ने चॉकलेट ला के देते थे, कैडबरी एंड ऑल दैट. सो जब मैंने कैडबरी देखी तो मैंने पंचमदा अब मैं बड़ा हो गया, चुप है, मेरे लिए तो छोटा ही रहेगा, बच्चा ही रहेगा. तो देन आई सैट डाउन एंड देन ही केम टू मी एंड सेड, देख बेटा, तुझे जो इंस्ट्रूमेंट पे बुलाया है ना, वो इंस्ट्रूमेंट मेरे लाइफ में इंट्रोड्यूस किया तेरे फादर ने, चरणजीत सिंह. और उन्होंने मेरे को सिखाया कि ये इंस्ट्रूमेंट सिर्फ एक हार्मनी इंस्ट्रूमेंट या रिदमिक वो नहीं है, ये इंस्ट्रूमेंट एक सोलो इंस्ट्रूमेंट है. और उन्होंने जैसे बजाया और मेरे गानों को जैसे सजाया, आई सी इट एज अ सोलो इंस्ट्रूमेंट. And that my songs prove it, because you can hear the bass guitar doing its parts. So all I want you to do is, Raju, just enjoy my song and you have it in you and it will flow fine. Don't get nervous, nothing, just go for it. Enjoy my song, मेरा काम बन जाएगा. So I said thank you. So it was such an encouragement कि, like, you know, कि he was like first time मेरे को बुलाया बजाने के लिए, और वैसे, and then जैसे ही रिकॉर्डिंग खत्म हो गई, बजाया और सब, तो उन्होंने बोला, ओके क्या क्या बजाता तू? तो मैंने बोला मैं इलेक्ट्रिक भी बजाता हूँ, 12 स्ट्रिंग, अकूस्टिक. वेरी गुड, अभी तेरे चारों गिटार यहाँ ला के रख, कल से जितनी रिकॉर्डिंग मेरी, यू वांट टू बी देयर अ पार्ट ऑफ इट, एंड व्हाटएवर गिटार नीडेड आई विल नीड, आई एम गोना टेल यू टू रिमूव दैट. सो दिस हैज टू बी योर सिस्टम एवरी डे. सो आई वाज लाइक, ओह वाओ. सो तो वैसे वो सिस्टम शुरू हो गया कि पंचमदा के साथ में फिर वहाँ पे. चैतन्य जी, आप बताइए, आपका पंचमदा को पहली बार मिलने का क्या, व्हाट वाज द, हाउ वाज इट? बहुत ही मतलब चैलेंजिंग सिचुएशन था वो, इसलिए कि पंचमदा को सनम तेरी कसम के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, और फॉर सम रीजन ही वाज नॉट फुली हैप्पी, एंड वो मीडिया में इंटरव्यूज नहीं दे रहे थे. तो मैंने सोचा कि, मुझे लगा कि ये फिल्म का जो ट्रैक्स है, यू नो, जो गाने हैं, द टाइटल सॉन्ग निशा वाला गाना है, यू नो, बहुत बढ़िया, मतलब डिस्को एंड मेलोडी का ब्लेंड बहुत अच्छा था. निशा सुपर्ब, एंड पूरा गिटार बेस्ड एंड करेक्ट. तो मैंने सोचा कि नहीं, पंचमदा से मुझे बात करनी ही पड़ेगी. तो फर्स्ट टाइम मैं गया तो पंचमदा ने कहा, आप तो मेरे फैन हैं, आपसे मैं क्या बात करूं, मुझे कंफर्ट नहीं है, आई वॉन्ट माई फैंस टू एंजॉय माई म्यूजिक एंड अप्रिशिएट. तो मैंने कहा, तो वो मतलब पंचमदा, तो मतलब क्या आप क्या उम्मीद रखते? नहीं, आई वॉन्ट यू टू कम टू बी माई क्रिटिक एंड इंटरव्यू मी. मतलब देखिए, वो ये नहीं चाहते थे कि सिर्फ उनकी तारीफ हो और खुशामद हो, वो चाहते थे कि अपने बारे में, मतलब जो
क्रिटिकल एक वो होना चाहिए, आर्टिकल होना चाहिए। दूसरी बार मैं वापस गया तो कहने लगे कि नहीं, आज भी आपके आंखों में मेरे लिए एक मतलब तारीफ ही नजर आ रही है, मतलब यू आर इन ऑ, कि आप मुझे बहुत ही मतलब चाहते हैं मेरे म्यूजिक और मेरे कैलिबर को, तो अभी भी आप रेडी नहीं है। तो मैंने कहा अरे बाप रे। तीसरी बार मैं जब गया तो मैंने कहा कि पंचम दा, इस बार मैं तैयार हूँ, तो लेकिन आपकी इजाज़त चाहिए। किसके लिए? तो मैंने कहा मैं आपको फिर ऐसे वाले सवाल पूछूंगा तो हो सकता है आपको शायद कंफर्ट लेवल ना हो। जैसे कि मैंने कहा कि जैसे कि आप काफ़ी फॉरेन सॉन्ग से इंस्पिरेशन लेते हैं, ये इस टाइप की, तो उसके बारे में या और मतलब अलग अलग टाइप के, लेकिन मैं इट विल नॉट बी ओनली पॉजिटिव। या फिर आपने बहुत ज़्यादा फिल्में साइन की है, थोड़ा आपका क्वालिटी में फ़र्क नज़र आ रहा है, इस तरह। तो ही सेड वेरी गुड, मुझे तो वही चाहिए। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि लोग मुझे सिर्फ मेरी पॉजिटिव तारीफ लिखें। तो फिर उन्होंने भरत आशर जो उनके मैनेजर थे उनको बोला कि उस वक्त बैकग्राउंड चल रहा था मजदूर फिल्म का, बी आर चोपड़ा के। तो बोले कितना टाइम है रिहर्सल में? तो उन्होंने कहा कि हाँ काफ़ी टाइम है, ओके तो चलो हम लोग सिंगर कैबिन में जाके हम लोग बातचीत शुरू करते हैं। एंड मुझे बताया मतलब उनके प्रोडक्शन वालों ने, बी आर चोपड़ा की, कि 15-20 मिनट में ये हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। तो पंचमदा ने कहा कि हो जाएगा ना 15-20 मिनट? तो आई सेड आई प्रिज्यूम बट आई एम नॉट श्योर। और आप मानेंगे नहीं, क्योंकि मैं रिदम जानता हूँ, मतलब इंटरनेशनल रिदम्स की मुझे बहुत अच्छी नॉलेज थी उस ज़माने में, 80s में, जबकि उस वक्त विकिपीडिया, गूगल कुछ नहीं था। तो पंचमदा इतने इम्प्रेस हो गए, आप मानेंगे नहीं, मेरे पास 2 कैसेट भर के इंटरव्यू, मतलब ये हो गया ऑलमोस्ट 1.5 आवर। जो 15 मिनट था 1.5 आवर। उनको बार बार बुलाया जा रहा था कि इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू ख़त्म करके आप अंदर आ जाइए, बैकग्राउंड का वो। लेकिन पंचमदा ने कहा नहीं, ये ख़त्म होने दो। और एक और बात आप में शेयर करना चाहता हूँ कि पंचमदा की जो जीनियस है, मेरे से बात करते करते उनका सबकॉन्शियस दिमाग जो है, उनका ध्यान बैकग्राउंड में जो वायलिन सेक्शन, स्ट्रिंग्स में जो ये चल रहा था, रिहर्सल चल रहा था, वहाँ पर था। वो सडनली मुझे बोलते थे 1 मिनट पॉज करो, और वो बाबलूदा को बुला लेते थे और बांग्ला में उनको बोलते थे कि वो देखो वहाँ टेम्पो जो बढ़ रहा है उसको थोड़ा पहले स्टेडी करो, इतना फास्ट टेम्पो नहीं होना चाहिए। और भी उन्होंने कुछ उनको इंस्ट्रक्शन दिया। फिर मुझे बोला हाँ चलो कंटिन्यू करते हैं। तो कम से कम 2 या 3 बार ब्रेक हो गया कि मुझे ये समझ में आया कि वो मेरे से बात तो कर ही रहे, लेकिन साइमल्टेनियसली उनका सबकॉन्शियस माइंड उनके रिहर्सल्स में ध्यान चल रहा था उनका, मतलब इतना शार्प, उनका सुपर शार्प दिमाग था। और अच्छा, फिर तीसरी बार जो इंटरव्यू हुआ तो बहुत बढ़िया इंटरव्यू हुआ, और कि इतना अच्छा हुआ कि मतलब वो छपने के बाद पंचमदा ने मुझे खुद बोला कि मैंने किसी और को इंटरव्यू नहीं दिया, सिर्फ आप ही को दिया, लेकिन मुझे इतने सारे फ़ोन आ गए कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आपने इतना अच्छा लिखा है। और मेरी उन्होंने तारीफ़ की, हालांकि पहले उन्होंने थोड़ी मजाक भी की मेरे साथ कि आपने ऐसे कैसे लिख दिया ये वो। फिर मुझे कहा नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, मतलब ही पुल्ड माय लेग। एंड उसके बाद मेरी उनके साथ गहरी दोस्ती हो गई, मतलब देयर वाज अ बॉन्डिंग जो 10 साल तक जारी रही। एंड हमेशा वो मुझे उनके हर एक पार्टीज़ में, प्रीमियर्स में आके मिलते थे। और उनकी एक आदत थी पंचमदा की, जो जैसे बच्चों की कैसे आदत होती है कि वो हमेशा, मैं उनको ढूंढता था कि कहाँ पर पंचमदा दिखाई क्यों नहीं दे रहे। वो चुपके से पीछे से आते थे और पीछे से आके मुझे मतलब हक करते थे। तो मुझे अचानक सा झटका लगता था और वो उनको बहुत अच्छा लगता, अरे ये कौन है? तो देखा तो पंचमदा। फिर सेकंड एंड थर्ड टाइम मुझे आदत हो गई, तो मैंने पंचमदा अभी तो मुझे मालूम है आप ही हो। तो ये उनकी बहुत मतलब एक क्या बोलते हैं ना, एक अपनापन जो फुल ऑफ फन। आई स्टिल रिमेंबर, वहाँ पे कैंटीन से वो अरुण करके होता था, हमेशा चाय लेके आता था। ही जस्ट यूज्ड टू होल्ड द होल चाय भरी हुई पूरी ट्रे ऐसे लेके आता था, देखा है हाथ में ऐसे, एंड ही वुड एंटर। एंड पंचमदा को पता था कि उसको
उसको ना जैसे गुदगुदी करने की। हाँ, हाँ। उसको बहुत होता था, तो उसको खाली उंगली दिखाते तो वो ऐसे हो जाता था। तो वो जा रहा था तो पंचमदा दरवाजे के पास खड़े थे, ऐसे वो आगे जा रहा था तो उन्होंने जाके ऐसे उसको ट्विंग गुदगुदी कर दी, वो पूरी चाय उसके ऊपर ही गिर गई एंड पंचमदा ओह नो, एंड वो बेचारे का क्या, वो उसको वो हो गया तो उसके मुंह से गालियां निकल गई क्योंकि गरम गरम चाय। सो देन पंचमदा टुक हिम टू द कैंटीन, उसको पूरा साफ कराया, उसको पूरा, उसको बोला सॉरी बट सी, बट देयर इज सो मच ऑफ फन हैपनिंग। और यही गुदगुली वाली बात एक और बताता हूँ। देयर यूज्ड टू बी दिस पर्सन, हमारा एक कवाली टाइप का कुछ गाना चल रहा था, तो कवाली में वो कांच बजाते हैं, वो तरह, तो द पर्सन हु हैड कम टू प्ले वाज समहाउ नॉट अंडरस्टैंडिंग कि कौन से बीट पे बजाना है। करेक्ट। तो अच्छा, वो पंचमदा ने नोटिस कर लिया इसको भी गुदगुली का प्रॉब्लम है। सो उसके हाथ में कांच दे दिया और उन्होंने होमी जी करके थे, होमी जी म्यूजिशियन, हाँ, तो होमी जी को बोला एक काम कर, ये सेक्शन में यू आर नॉट प्लेइंग एनीथिंग, यू आर प्लेइंग ऑन द अदर सेक्शन, सो ये सेक्शन में उसके हाथ में कांच दिया हुआ, तू खाली जहाँ पे वो तू चाहता है कौन से बीट पे बजाना है, तो मतलब सपोजिंग रिदम चला ना, चिक्का तक चिक्का तक चिक्का तक चिक्का तक, अथवा और बजाना है तो चिक्का तक तराड़ा तक चिक्का तक चिक्का तक चिक्का तक तराड़ा तक, है ना, तो वो बैठ के उनको खाली चिक्का तक तराड़ा तक चिक्का तक चिक्का तक, तो हाँ, वहीं पर उसको गुदगुदी कर, वहीं पे गुदगुदी, तो वो बजाना, हाँ, उसको, हाँ, मतलब उसको जैसे माइल्ड शॉक लग जाता। सो दीज काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस हम लोग वो फिल्म सेंटर में रहते हुए, वो माहौल में रहते हुए ऐसे सब देखने मिला। हाँ, और मैंने नोट किया था कि म्यूजिशियंस वेट करते थे कि कब पंचमदा के मुंह से ये निकल जाए कि KBH वो कहते थे। KBH शायद आप समझ गए होंगे, और अगर आपके ध्यान में नहीं आया, KBH मीन्स क्या बात है। और कई बार म्यूजिशियंस कुछ गलती कर लेते थे विच वाज मतलब अनइंटेंशनल, तो वो टेंशन में आ जाते थे, क्योंकि पंचमदा का शॉर्ट टेम्पर था, कभी रेयरली वो गुस्सा करते थे, बट बहुत जल्दी गुस्सा आता था, वो जो मैंने खुद देखा है। तो तभी वो बोलते थे KBN, तो KBN का मतलब कैबिन नहीं, KBN का मतलब है कोई बात नहीं। तो ये सब चीजें मैंने हाँ नोट किया है कि वो कब ये बोलता है, कब ये तो इट इज टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्या माहौल बनता था। मैंने उनको वही पूछा था कि पंचमदा, आपके इतने म्यूजिशियंस के साथ इतना मतलब एक जैसे कामराडरी बोलते हैं अंग्रेजी में, इतनी मतलब बॉन्डिंग है, फैमिली बॉन्डिंग, तो और आपको वो बॉस कहते हैं। तो पंचमदा ने बहुत अच्छा जवाब दिया मुझे। एक तो जो मैंने पहले भी बताया था कि वो हर एक गाने में म्यूजिशियंस की सिग्नेचर होती है और मेरी ऑटोग्राफ होती है। दूसरा उन्होंने कहा कि मेरे सारे म्यूजिशियंस जो है, दे डोंट वर्क फॉर मी, दे वर्क विथ मी। यानी कि जैसे अभी लंच टाइम हो गया तो पंचमदा उनके साथ जाके बैठते थे, उनके डिब्बे में से वो खाना निकाल के छीन के खा लेते थे हक से, या तो उन्होंने कुछ लाया हो तो वो बांट के खाते थे। तो एक जो अपनापन था, तो मैंने नोट किया कि पंचमदा वहाँ मौजूद होते थे रिकॉर्डिंग हॉल में, फिल्म सेंटर में, तो देयर यूज्ड टू बी अ मैजिक, एक ऑरा, एक कैरिज्मा, एक ट्रिगर जैसा होता था कि एवरीबडी यूज्ड टू बी चार्ज्ड। जैसे हम अपना मोबाइल फोन चार्ज चार्ज करने को, तो जस्ट विथ हिज प्रेजेंस Panchamda used to charge his musicians and they would be inspired to give their best, मतलब creative best। तो ये मैंने देखा। मुझे याद है दोस्त पिक्चर में जो बता रहा था, जो मिठुन जी उसमें थे, और सब, तो उसका एक गाना था, तो उसका म्यूजिक में ना हम लोग को यहाँ बजे पंचमदा आके बोला था ये करो, क्या बात है। So I would never have thought कि मैं कभी ऐसे बजाऊंगा, बट शायद उन्होंने कहीं कुछ ऐसी आके मस्ती की, उन्होंने वैसे बैठे, अरे ये साउंड ये काम करो, ऐसा करो, ऐसा करो। अच्छा, मतलब जो साउंड रिकॉर्ड में आने के बाद सब म्यूजिशियंस को यही समझ में नहीं आता होगा कि ये कौन से इंस्ट्रूमेंट की आवाज है,
है ना. So कितनी बार तो आपने बीच में बताया था ना कि कौन सा साउंड उनका ध्यान कहाँ रहता था. अभी जैसे हम लोग जितने भी म्यूजिशियंस हैं ना, हम लोग सब में एक बीमारी है. अगर हाथ में इंस्ट्रूमेंट है ना तो बजता ही रहेगा कुछ ना कुछ. तो हम लोग क्या करते थे, वहाँ वो सेक्शन की रिदम सेक्शन का रिहर्सल चल रहा है या ऐसा चल रहा है, तो हम लोग ना कुछ भी बजाते रहते थे. तो पंचम ने ऐसे तूने क्या बजाया, अभी कभी कभी पता ही नहीं होता था, मैं तो ऐसे ही छेड़ रहा था. तो फिर देखना, हाँ बस मनोरीदा सेकंड म्यूजिक का एंडिंग ये रहेगा. तो हिज कनेक्शन टू सम साउंड कहाँ से लेके का, तो ऐसे. तो हम लोग भी सोचते हैं यार मैं तो ऐसे ही बजा रहा था और ये पीस बना दिया उन्होंने, है ना. तो आई मीन लाइक genius how he used to think, and so technology was ahead. मतलब मैंने पहली बार देखा था, अभी हम लोग गिटार्स की बात करें, लेकिन ड्रम्स के लिए उन्होंने एक मिक्सर खरीदा था, यू नो, सेपरेट मिक्सर, माइकिंग एक हाई हैट्स किक सबका सेपरेट होता था. अदरवाइज नॉर्मली सब स्टूडियोज में एक कॉमन माइक से होता था, बट ही हैड बॉट दिस मिक्सर विद माइक्स विद, एंड दैट्स व्हाई यू हियर रॉकी मेरा नाम रॉकी. हाँ, वो पूरा साउंड ऑफ हिज ड्रम्स, वो रोटोटॉम पे बजाया था ना. हाँ नहीं, आई थिंक this Franco was had played on the rototom. So the thing here is कि it's so aware of grasping sounds from where different क्या कर सकते हैं वो सब. और मैंने देखा है ना रिकॉर्डिंग में खुद बैलेंसिंग देखते थे वो. एंड दीपन चैटर्जी और कौशिक बाबा रहते थे, लेकिन वो बैलेंसिंग खुद चेक करते थे कि शार्पनेस ऑफ साउंड, किसका माइक नज़दीक है ठीक नहीं है, और इंस्ट्रूमेंट ठीक से यू नो ट्यूनिंग हुआ है कि नहीं, मतलब फाइन ट्यूनिंग परफेक्ट हुआ कि नहीं. वो ही इज टू बी यू नो वेरी पर्टिकुलर अबाउट द साउंड्स. मतलब इसको कहने ना, ही वाज वेरी साउंड सैवी कि हर एक, और कुछ भी साउंड उनको सुनने में मिला, ही इज टू फील इसका म्यूजिक हो सकता है. अभी मैं आपको एक ही एग्जांपल बताता हूँ. मैंने उनको पूछा था कि पंचम दा आपको किस साउंड्स का इंस्पिरेशन आपको एक गाना बनाने में कभी यू नो एक जोश क्रिएट होता है आपको. तो उन्होंने कहा कुछ भी साउंड्स होते हैं वो मुझे इंस्पायर करते. जैसे उन्होंने कहा मोटरसाइकिल, उसका साउंड भी मुझे अभी आमतौर पे आप सोचो मोटरसाइकिल का साउंड जो होता है उसमें क्या म्यूजिकल आपको नजर आएगा. तो उन्होंने कहा मोटरसाइकिल का साउंड भी मुझे इंस्पायर करता है, बाइक का, मोटर बाइक का. तो आप देखो उनका खुद का गाना, गाया हुआ गाना है, कल क्या होगा किसको पता, अभी जिंदगी का ले लो मजा, कल क्या होगा किसको पता, अभी जिंदगी का ले लो मजा. तो उसमें शुरू में पंचमदा ने खुद अपने वोकल साउंड किया है, द्रप्पा रप्पा. दिस इज अ साउंड ऑफ अ मोटरसाइकिल. और अगर आप फिल्म देखो, रणधीर कपूर मोटरसाइकिल चला रहे. Superb. They had another vision altogether. हम लोग बात करते हैं पंचमदास रोमांस विद द गिटार्स. तो हमने पिछले पार्ट में ये भी बात किया था कि रिदम में कैसे गिटार्स यूज हो रही थी, स्ट्रोक्स में कैसे, ऐसे. आई थिंक सोलोज में इतने सारे गाने, जैसे हम लोग ये पार्ट के स्टार्टिंग में कैसे चुरा लिया था, है ना, वैसे एक और गाने मालूम है, चांद मेरा दिल तन, उसका स्टार्टिंग का गिटार याद है, वो भी बहुत बढ़िया है. वाह. सुपर. आई मीन बजे और मालूम पड़ता है ये वो गाना है. करेक्ट. एक वो जिसको हम कहते हैं ना सिग्नेचर हुक लाइन, मतलब कि सुनते ही मतलब ऑडियो आपको पता चलता है ये गाना यू नो, इतना मतलब उसका रिकॉल वैल्यू कितना स्ट्रॉन्ग. जैसे एक और गाना था ना, हाँ सुपर.
हो सकता है थोड़ा सा नोट में अलग बजा रहा हूँ, बट बेसिकली हाँ। स्ट्रेट उसकी पहचान आ हाँ, जाती थी। सही बात So, है। जो ये वही सोलोस तो थे, हमने ये वो सोलोस पहले थे, भी बात शक्ल किया बन था। जाती थी करेक्ट गानों की। मतलब देखो ना कितना वो स्ट्रिंग्स का जो एक एक्यूस्टिक साउंड सुन के एक आपको एक रोमांटिक वाइब्स आ जाते हैं, यू नो। तो ये उसका मतलब मैजिक, उसकी जादू है कि अच्छा, ये गिटार आपको याद है स्ट्रिंग्स। ये कौन सा ऐसे कुछ था, ऐसे कुछ था। ऐसे इस टाइप का पिक्चर, आई थिंक बॉक्सर पिक्चर था शायद। हाँ बॉक्सर, उसमें ऐसे कुछ था, ऐसे कुछ था। देन मुझे अभी याद है वो हम किसी से कम नहीं में भूपी जी ऑन द इलेक्ट्रिक गिटार, माय डैड ऑन द बेस गिटार। उनका एक बहुत पॉपुलर था वो गाना में था, तो ये दिस वाज अ पिक्चर। ऐसी चीजें जो बजती है तो मालूम पड़ता है वो तो द वे द गिटार हैज बीन यूज्ड बाय पंचम दा इन सो मेनी वेरियस फॉर्म्स कि अभी जैसे और एक उनका वो एक पीस था, वाह। तो खाली हार्मनीज दे रहे होते थे, ओपन स्ट्रिंग ऐसे कुछ। आई मीन लाइक आई विश मैं थोड़ा गाना प्ले करता हूँ साथ में करता हूँ तो सेम टू सेम हो जाता, बट व्हाट वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज हाउ पंचम दास लाइक यू नो यूजेज ऑफ गिटार्स इन एवरी पॉसिबल सॉन्ग, है ना। तो दिस इज नहीं उनका मैंने देखा so था many ना, solos, so many- हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट सोलो वो है वो जो जहाँ से तीसरी मंजिल वो दिलीप नाइक जी ने बजाया था। Correct. हाउ पॉपुलर वो बजे और मालूम पड़ता है वो गाना शुरू हुआ है ऐसे, लेकिन सो मेनी वैसे। एंड और In fact- कितने गाने, वो चिंगारी का कितना वो है ना, अच्छा वो जो था। आपको मैं बता दूं, दिलीप नाइक बजे जी और मालूम पड़ता से है। दिलीप नाइक जी से मेरी हाल ही में रिसेंटली मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि ओरिजिनल टेक में एक ही बार वो बजने वाला था, जो इंट्रो का जो गिटार का पीस है, लेकिन नासिर साहब और पंचम दा को वो इतना अच्छा लगा तो उन्होंने कहा कि उसको बार बार रिपीट करो, बिकॉज उसकी रिकॉल वैल्यू है और वो गाने की पहचान बन जाएगी। जैसे आपने कहा ना, द फेस ऑफ द सॉन्ग। अब एक और मेरे को याद आया, फेस हाँ। ऑफ द सॉन्ग, ये वाला देखिए। वाह। तो ये पीस तो मतलब बजे और वापस कौन सा गाना मालूम होता है, इट्स द फेस ऑफ द, यू नो, दैट्स व्हाई गिटार हैज बीन अ मोस्ट क्रूशियल थिंग। शायद ही कुछ ऐसे सच्ची में गाने होंगे जिसमें गिटार बजी नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ अडेप्ट करके वो स्टाइलिंग में करके लगे ना। अगर ऐसा भी करना होता तो ये भी तो यूज हो जाएगा गिटार पे। एंड देन एक तो ये भी था, just muted that. Oh country, oh country. है ना? हाँ, तो देखिए अभी इसको आप भी यूज देखिए, किया। इसमें उन्होंने स्ट्रिंग्स में, गिटार में, ही हैज ब्रॉट आउट द मोशन ऑफ द ट्रेन। यू नो, आपको एक्चुअली फील होता है कि ट्रेन चल रहा है। ऐसे बहुत से गानों में उन्होंने किया है। जिंदगी के सफर में वो जो गाना है, गुजर जाते हैं, ये मतलब ट्रेन मोशन। पड़ोगन जी, पंचम दा के तो गाने हम बजाते ही रहेंगे, चलता ही रहेगा, लेकिन आई थिंक वी नीड टू नाउ गो ऑन एंड प्रिपेयर फॉर आवर नेक्स्ट पार्ट। बट उससे पहले मैं आपको बोल रहा हूँ आप रेडी रहिए, क्योंकि पंचम दा ने आपको एक बताया था कि आपने जर्नलिज्म का कोर्स करके पैसे वेस्ट किए। वो क्यों ऐसे बोला था, आप नेक्स्ट पार्ट में रेडी रहिए बताने के लिए। तब तक ये सस्पेंस रहने दो। अगले एपिसोड में सुनकर मुझे यकीन है आप
जोर जोर से हंस पड़ेंगे, क्योंकि पंचम दा की म्यूजिक जीनियस के अलावा उनकी ह्यूमर की भी एक अलग जीनियस थी, जो बहुत ही मतलब विटी ह्यूमर था उनका, तो वो आपको जानने मिलेगा। Cheers.